नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारे भारतीय संविधान को डिकोड करने वाले हैं। इतने विशाल और भारी भरकम आर्टिकल्स की लिस्ट को हम एक बिल्कुल क्लियर और सिंपल ब्लूप्रिंट में बदलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इतने बड़े लीगल डॉक्यूमेंट में कहीं हम खो ना जाएं, इसलिए हम इसे 6 मेन पिलर्स में बांटकर समझेंगे। पहला, संघ और नागरिकता। दूसरा, हमारे मूल अधिकार। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकारें। चौथा, न्यायपालिका। पांचवा, स्थानीय प्रशासन। और आखिरी में आपातकालीन प्रावधान। देखिए, इस डॉक्यूमेंट का स्केल सच में माइंड बॉगलिंग है। इसमें पूरे 395 आर्टिकल्स हैं और यही 395 आर्टिकल्स हर एक बारीकी को तय करते हैं कि आखिर ये देश फंक्शन कैसे करेगा। तो चलिए सबसे पहले पिलर पर आते हैं, संघ, राज्य और नागरिकता। बेसिकली ये हिस्सा हमारी जमीन और हम लोगों को डिफाइन करता है। आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक का फ्रेमवर्क बिल्कुल क्लियर है। पहले 4 आर्टिकल्स हमारे बॉर्डर्स तय करते हैं और नए राज्य बनाने के रूल्स बनाते हैं, और फिर आर्टिकल 5 से 11 ये डिसाइड करते हैं कि आखिर भारत का नागरिक कौन है। किसी भी राष्ट्र के लिए ये सबसे बेसिक फाउंडेशन है, राइट? अब बॉर्डर से थोड़ा आगे बढ़कर हम संविधान की आत्मा पर आते हैं, हमारे मूल अधिकार और कर्तव्य। ये वो हिस्सा है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। इन सारे आर्टिकल्स को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप आर्टिकल 12 से 35 तक देखेंगे तो एक बहुत ही लॉजिकल प्रोग्रेशन नजर आता है। पहले बात होती है इक्वालिटी की, फिर आज़ादी की, उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन से बचाव और आखिर में रिलीजियस और माइनॉरिटी राइट्स। एक परफेक्ट फ्लो है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, आर्टिकल 31 के तहत उसे 1978 में इस लिस्ट से ही हटा दिया गया। अब वो आर्टिकल 300A में सिर्फ एक लीगल राइट है। मतलब संविधान भी वक्त की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है। अब एक गजब का बैलेंस देखिए। एक तरफ आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो सरकार को बताते हैं कि उन्हें क्या काम करने हैं, जैसे पंचायतों का गठन। और ठीक इसके ऑपोजिट आर्टिकल 51A में हमारे यानी सिटीजन्स के फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अधिकार और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चलते हैं। चलिए अब तीसरे पिलर की ओर बढ़ते हैं, केंद्र और राज्य सरकारें। यहीं से देश को चलाने वाला असली इंजन काम करता है। संविधान की सिमेट्री सच में कमाल की है। अगर हम केंद्र और राज्य के स्ट्रक्चर को आमने सामने रखें तो सेंटर में जो पावर प्रेसिडेंट के पास है, स्टेट में लगभग वही पावर गवर्नर के पास है। चाहे वो माफ करने की शक्ति हो या ऑर्डिनेंस पास करने की, दोनों को एक ही जैसे ढांचे में रखा गया है। और कानून बनाने वाली मशीनरी का भी यही हाल है। आर्टिकल 79, 80 और 81 सेंटर में हमारी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा सेटअप करते हैं, और बिल्कुल इसी डिजाइन को मिरर करते हुए आर्टिकल 168 राज्यों में विधानमंडल बनाता है। लेकिन देखिए, कोई भी सरकार बिना पैसों के तो चल नहीं सकती। इसीलिए आर्टिकल 110 मनी बिल को डिफाइन करता है और आर्टिकल 112 देश के बजट को मैंडेटरी बनाता है। कह सकते हैं कि ये आर्टिकल्स देश की फाइनेंशियल पल्स हैं। लॉज बन गए, सरकारें चल रही हैं, लेकिन विवादों का क्या? इसके लिए है हमारा चौथा पिलर, भारतीय न्यायपालिका, जो इस पूरे सिस्टम की अल्टीमेट रेफरी है। ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो टॉप से बॉटम तक जुड़ा हुआ है। सबसे ऊपर आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट है, फिर राज्यों के लिए आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट्स आते हैं, और आखिर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इंसाफ का एक एकदम क्लियर वर्टिकल रास्ता बना हुआ है। अब राजधानियों से निकलकर थोड़ा ग्राउंड लेवल पर चलते हैं। पांचवा पिलर, पंचायत और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये हिस्सा डेमोक्रेसी को सच में लोगों के दरवाजे तक लाता है। आर्टिकल 243 की ये पूरी सीरीज लोकल कम्युनिटीज को पावर देती है। इसी के तहत पंचायतों का स्ट्रक्चर, उन्हें फंड्स मिलना, और सबसे जरूरी महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन, ये सब गारंटी किया गया है। अब आते हैं अपने आखिरी पिलर पर, आपातकाल और कुछ अन्य प्रावधान। आखिर हर बड़े सिस्टम में एक इमरजेंसी ब्रेक तो होना ही चाहिए ना। यहाँ एक बहुत ही सीरियस सवाल आता है कि अगर सब कुछ फेल हो जाए तो क्या होगा? अगर कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो ये देश कैसे बचेगा? हमारा संविधान हमें वर्स्ट के सिनेरियो के लिए भी तैयार रखता है। इसके लिए 3 मेन इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं। सिक्योरिटी खतरे के लिए आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, स्टेट में पॉलिटिकल फेलियर पर आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल, और फाइनेंशियल क्रैश से बचने के लिए आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। और फिर आता है आर्टिकल 368, जो शायद पूरे संविधान का सबसे क्रिटिकल फेल सेफ है। ये हमें संविधान में ही अमेंडमेंट यानी बदलाव करने की पावर देता है। इसी की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई रुकी हुई किताब नहीं, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब जैसे जैसे हम इस डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंचते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आखिरी के आर्टिकल्स 370 से लेकर 395 तक ज्यादातर टेम्परेरी या ट्रांजिशनल ब्रिज की तरह डिजाइन किए गए थे। आजादी के तुरंत बाद देश को संभालने के लिए,
जिनमें से कई अब ऑब्सलीट यानी निरस्त हो चुके हैं। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं। सोचने वाली बात है, दशकों पहले बना एक सिंगल ब्लूप्रिंट आज भी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी को इतनी बेहतरीन तरह से गवर्न कर रहा है। तो फिर भविष्य में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को दिशा देने के लिए इसका अगला अमेंडमेंट क्या होगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।